जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत है आपका। और अपना चैप्टर चल रहा है तीसरा, सेकंड बुक का नाम है भू संसाधन तथा कृषि। तो हमने भू संसाधन को अच्छे से जान लिया, एग्रीकल्चर की बहुत सी फसलों के बारे में हमने जान लिया। आज हम इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को समझेंगे और साथ में ही जानेंगे भी किसानों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यानी एग्रीकल्चर की प्रमुख समस्याओं का। तो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, बहुत ही मस्त टॉपिक है और इसके साथ ही आज अपना ये चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करेंगे भारत में कृषि विकास को लेकर। जैसा कि हम सब जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है, लेकिन आज़ादी मिलती है बंटवारे के साथ। 14 अगस्त को पाकिस्तान बनता है और 15 अगस्त को हमारा अपना देश भारत बनता है। जब देश का बंटवारा होता है तो बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ती है, राजनीतिक, आर्थिक, बहुत सी प्रकार की। उन्हीं में से एक समस्या रही एग्रीकल्चर की भी, क्योंकि जब देश का बंटवारा हुआ तो जो पाकिस्तान बना वो दो तरफ बना। एक तो पश्चिमी पाकिस्तान बना और दूसरा बना पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान आपको पता है 1971 में बांग्लादेश के रूप में आज़ाद हो गया। तो ये दो हिस्से पाकिस्तान के हो गए, बाकी अपना देश हिंदुस्तान भारत बचा। तो बहुत सी समस्याओं में जो प्रमुख समस्या थी वो थी जो सिंचित एरिया था भारत का, वो 1/3 सिंचित एरिया पाकिस्तान के अंदर चला गया। ये पंजाब वाला साइड और इधर बंगाल वाला जो साइड है, ये किस में चला गया? पाकिस्तान में। तो सीधी सी बात है भी भारत का सिंचित एरिया अब कम हो गया। सिंचित एरिया कम हो गया तो सीधा सा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा? एग्रीकल्चर के ऊपर, खाद्यान्न की फसलों के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ा, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या का पेट भी भरना था और खाद्यान्न हमारे देश में अब इतना नहीं बन रहा था। तो देश के सामने यानी आज़ादी के बाद सबसे बड़ी समस्या ये थी भी खाद्यान्न, खाने वाली जो फसलें हैं उनका उत्पादन किस प्रकार से बढ़ाया जाए। तो यहीं से अपनी बात स्टार्ट करेंगे भी देश विभाजन के दौरान 1/3 सिंचित भूमि पाकिस्तान में चली गई, जिसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्र भारत में सिंचित क्षेत्र का एरिया है, अनुपात है, वो कम हो गया। फिर आजादी के बाद भारत सरकार का प्रमुख उद्देश्य था खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना, जिसके लिए 3 प्रमुख उपाय अपनाए गए। एक छोटा प्रश्न भी इसके अंदर से निकल सकता है भी आजादी के बाद भारत सरकार ने खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किन उपायों का इस्तेमाल किया? तो 3 उपाय अपनाए गए। एक तो था कि व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्नों को उगाया जाए, यानी गेहूं, चावल इनका प्रोडक्शन किया जाए बजाय नकदी फसलों की। दूसरा, कृषि गहनता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, यानी कृषि गहनता को बढ़ाना यह प्रमुख उद्देश्य था, यानी एक खेत में एक वर्ष के अंदर 2 या 3 फसलें हैं वो ली जाए। और तीसरा था कृषि योग्य जो बंजर या जो व्यर्थ भूमि थी, और दूसरा जो प्रति भूमि है इसको कृषि भूमि में बदलना। तो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि और प्रति भूमि पर भी खेती करना स्टार्ट करना होगा। तो ये 3 उद्देश्य हैं वो अपनाए गए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आप समझ सकते हो किस प्रकार से बनता है भी व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्न फसलें हैं वो ज्यादा बोई जाए, कृषि गहनता को बढ़ाया जाए और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि और प्रति भूमि, चाहे पुरातन प्रति भूमि है चाहे वर्तमान प्रति भूमि है, उनके स्थान पर कृषि है वो स्टार्ट की जाए। अब इन उपायों से क्या फर्क पड़ा? तो इस नीति से खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन 1950 के दशक के लास्ट तक कृषि उत्पादन स्थिर हो गया। स्टार्टिंग में तो उत्पादन है वो बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे स्थिर हो गया, जबकि पॉपुलेशन तो देश की बढ़ती जा रही थी।
तो इसलिए हमारे सामने समस्याएं बढ़ती जा रही थी। तो इन समस्याओं से उबरने के लिए भारत सरकार ने कई और कार्यक्रम हैं वो भी प्रारंभ किए, जिसमें एक स्टार्ट किया गहन कृषि जिला कार्यक्रम। गहन कृषि जिला कार्यक्रम जो कि 1960-61 के आसपास स्टार्ट किया गया, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। दूसरा गहन कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम AIAAP, ये लगभग 1965 के आसपास स्टार्ट किया गया। थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए बताना भी चाहूंगा भी ये क्या प्रोग्राम थे। तो आजादी के बाद खाद्यान्न जिस अनुपात में चाहिए उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा था, तो भारत ने उस टाइम अमेरिका की तरफ रुख किया, USA की तरफ। उसने देखा USA के अंदर एक संस्था है रॉकफेलर और फोर्ड संस्थान, जो कि एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई संस्थान थी। इस संस्थान से जुड़े हुए प्रमुख साइंटिस्ट थे नॉर्मन बोरलॉग। ये एक कृषि वैज्ञानिक थे और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था इनके महत्वपूर्ण काम के लिए। तो इन्होंने क्या किया, इस संस्थान ने इन वैज्ञानिकों के नेतृत्व के अंदर गेहूं, चावल, इनकी बहुत सी उन्नत किस्में हैं वो विकसित की थी, जिनसे उत्पादन है वो ज्यादा प्राप्त हो रहा था। गेहूं, चावल, इनकी उन्नत किस्में विकसित की। तो भारत सरकार ने इस संस्थान के सहयोग से यानी अमेरिका के सहयोग से उन उन्नत किस्मों को एक बार देश के अंदर लाए, ट्रायल के बेस के ऊपर। ट्रायल ये नहीं है भी बहुत बड़े लेवल पर, तो उसी ट्रायल के बेस पर 7 जिलों के अंदर, अलग अलग राज्यों के 7 जिलों के अंदर गहन कृषि जिला कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, जिसके तहत किसानों को ऋण दिया जाने लगा, उन्नत किस्म के बीज है वो दिए जाने लगे, फर्टिलाइजर्स दिए जाने लगे और कृषि से संबंधित जो भी मशीनरी थी वो सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाई जाने लगी। जब इसका बेनिफिट देखने को मिला तो फिर इस कार्यक्रम को, जो पहले सिर्फ 7 जिलों में चल रहा था, जिसमें अपना राजस्थान का पाली जिला भी शामिल था, तो इसको बड़े एरिया के अंदर लागू किया गया और इसका विस्तार कर दिया 114 जिलों में। तब इसका नाम हो गया गहन कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इससे हमने देखा भी खाद्यान्न का प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा था, लेकिन होने को कुछ और ही था, क्योंकि अकाल से हमें जूझना पड़ा, बारिश है वो अच्छी नहीं हो पाई। तो 1960 के दशक के मध्य में लगातार 2 अकाल पड़े, जिससे देश के अंदर अन्न का संकट उत्पन्न हो गया और यह हुआ भी हमें दूसरे देशों से खाद्यान्न को मंगवाना पड़ा, यानी उसका आयात है वो करवाना पड़ा। तो यानी समस्या अभी भी कम नहीं हो पा रही थी। हमने 2 प्रकार के प्रयास हैं वो करके देख लिए। आजादी के बाद 3 उपाय अपनाए, फिर 2 कार्यक्रम हमने स्टार्ट किए। फिर देखिए अब हमने क्या अपनाया। अब जरूरत थी भैया, अब तो हमें क्रांति लानी ही पड़ेगी। जो नॉर्मन बोरलॉग ने जो उन्नत किस्म के जो बीज दिए हैं उनको हमारे देश के अंदर लाना होगा। नॉर्मन बोरलॉग ने अलग अलग जगह पर उन्नत किस्में विकसित की, जिसमें गेहूं के बीज हैं वो उसने मेक्सिको के अंदर तैयार किए और इसी प्रकार फिलीपींस के अंदर, मनीला के अंदर उन्होंने चावल की किस्में हैं वो तैयार की। इसी प्रकार आगे चल के बाद में जवार, बाजरा और मक्के की उन्नत किस्में हैं वो भी तैयार की। तो भारत सरकार अब पूरे भारत के अंदर ये प्रयास कर रही है, जहां पर भी इस प्रकार की उन्नत किस्में हैं वो डेवलप हो सकती है, वहां पर हमें एक बड़े क्षेत्र के अंदर इसको यूज है वो करना चाहिए, ताकि खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो देश के अंदर बढ़ सके, कम से कम भूख से तो कोई व्यक्ति नहीं मरे। तो और ये सारी प्रक्रिया किस नाम से जानी गई, वो जानी गई हरित क्रांति के नाम पर। तो देश के अंदर हरित क्रांति आई। उससे पहले हमने बात की नॉर्मन बोरलॉग, जो दुनिया के अंदर जिसे हरित क्रांति का जनक वो कहा जाता है, और वही हरित क्रांति इंडिया के अंदर आई और इसको व्यवस्थित तरीके से लागू करने में प्रमुख रोल रहा MS स्वामीनाथन का। तो इसलिए भारत के अंदर MS स्वामीनाथन को
भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक है वो कहा जाता है। और ये क्रांति स्टार्ट हुई बड़े लेवल पर, वो 1966-67 का टाइम पीरियड है। तो अब हमें इसी हरित क्रांति के बारे में जानना है, जो तीसरा हमारा महत्वपूर्ण कदम रहा भारत सरकार का। तो 1960 के दशक के मध्य में गेहूं जो कहां पर उसके बीज विकसित थे, मैक्सिको के अंदर, और चावल ये फिलीपींस के अंदर डेवलप हुई किस्म थी। तो गेहूं और चावल की अधिक उत्पादन देने वाली नई किस्में हैं वो खेती के लिए उपलब्ध करवाई गई। और भारत ने इसे कहां यूज किया? पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सिंचाई वाले एरिया के अंदर। हालांकि कुछ क्षेत्र के अंदर बात करें तो आंध्र प्रदेश, गुजरात के अंदर भी प्रयास किया गया, क्योंकि ये जो हम गेहूं और चावल की जो उन्नत किस्में लेकर आए थे, इन्हें अधिक पानी की आवश्यकता थी। दूसरा, इन्हें फर्टिलाइजर्स चाहिए था, डीएपी, यूरिया भी अधिक मात्रा में इनको जरूरत होती थी। ये दोनों चीज अगर उपलब्ध हो तभी प्रोडक्शन है वो बढ़ सकता था। और ये सुविधा उस टाइम पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध थी, क्योंकि वो इलाका सिंचित था, नहरों द्वारा जो सिंचाई है वहां पर उपलब्ध थी। तो भारत ने पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों के अंदर इसे अपनाया। और रिजल्ट क्या मिला? खाद्यान्न के उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई, और इसे ही हमने भारत के अंदर हरित क्रांति है वो कहा। ग्रीन रेवोल्यूशन आया इन फसलों की वजह से। और सबसे बड़ी बात कहूं, गेहूं और चावल में भी अगर हम बात करें तो गेहूं का प्रोडक्शन है वो इंडिया में ज्यादा बढ़ा था। हरित क्रांति ने कृषि में उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स, यूरिया, डीएपी की बात करें, कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड और कृषि यंत्र, खेतों में जो काम आने वाली जो मशीनरी है उसकी बात, उसको अपनाया गया, जिससे कृषि आधारित उद्योगों और छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला। क्योंकि अब उर्वरक चाहिए तो इसका मतलब डीएपी, यूरिया लगाने के कारखाने बढ़ गए। कारखाने बढ़े तो लोगों को रोजगार भी वहां पर मिला। पेस्टिसाइड की डिमांड हुई तो विभिन्न प्रकार की जो पेस्टिसाइड्स है, स्प्रे जिसको कहते हैं, उनके लिए फैक्ट्रियां लगी, लोगों को वहां भी रोजगार मिला। कृषि यंत्र, बड़े बड़ी जो मशीनें हैं, चाहे ट्रैक्टर हैं, जो कोई किसी भी प्रकार का हल है, उनका इस्तेमाल होना था, तो इसके लिए भी बहुत से उद्योग है वो बन गए। तो हरित क्रांति से कृषि आधारित और जो छोटे पैमाने के उद्योग है वहां पर भी हमें ग्रोथ देखने को मिली। तो यानी ये हरित क्रांति के लाभ की हम बात कर रहे हैं। तो हरित क्रांति के लाभ की अगर बात करें तो क्या बातें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए भी? इससे फसल उत्पादन में वृद्धि हुई, यानी खाद्यान्न के अंदर हम आत्मनिर्भर हुए, जिससे दूसरा फायदा यह मिला भी खाद्यान्न अब हमें दूसरे देश से मंगाने की आवश्यकता नहीं रही। किसानों को भी लाभ हुआ इससे, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, क्योंकि इससे उनकी जो इनकम है वो बढ़ गई थी। और औद्योगिक विकास की हमने अभी बात की भी, कितने प्रकार के उद्योग है वो विकसित हो गए थे, और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोगों को रोजगार भी तो मिला, जिससे प्रवास के अंदर भी हम कमी है वो ला सके। और कृषि विकास की इस नीति से जो देश है हमारा वो खाद्यान्न के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर आत्मनिर्भर हो गया। तो यानी अब हमें मंगवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और धीरे धीरे अब हम दूसरे देशों को निर्यात करने की स्थिति में आ गए। तो इस प्रकार से आप देखिए भी भारत में हरित क्रांति कैसे आई और किस प्रकार के लाभ हमें देखने को मिले हैं। आप अपनी भाषा में भी इन चीजों को ऐड कर सकते हो, जैसे कि जो मैंने वार्ताएं आपके साथ की है उनको भी आप अपने उत्तर के अंदर उस तरीके को भी शामिल है वो कर सकते हो। अब क्या हुआ, हमने देखा भी हरित क्रांति किस क्षेत्र के अंदर हुई, किस क्षेत्र के अंदर जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। बाकी तो ताक झांक कर रहे थे भैया, वहां के किसान तो समृद्ध हो गए, वो तो अब बड़े बड़े इनकम है वो करने लगे, हमारा क्या होगा। तो इसका मतलब पूरे देश को तो इसका लाभ नहीं मिल पाया। हाँ, खाद्यान्न अच्छा प्रोडक्शन होने लग गया। तो प्रारंभ में हरित क्रांति है वो देश के केवल सिंचित भागों तक सीमित थी, जिससे कृषि विकास में प्रादेशिक असमानता बढ़ गई।
यानी राज्यों के अंदर असमानता, पंजाब हरियाणा और यूपी है वो आगे बढ़ने लगे, जबकि दूसरी स्टेट उनकी तरफ मुंह बाई खड़ी थी। और ऐसा 1970 के दशक के अंत तक होता रहा और 1980 के दशक में यह प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी है वो मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों के अंदर भी फैली। हमने इसको आगे से आगे विस्तार करने की योजना बनाई। 1980 के दशक की अगर हम बात करें तो भारतीय जो योजना आयोग है, आज तो योजना आयोग नहीं है, इसके स्थान पर 2015 में कौन सा आयोग आ गया? नीति आयोग आ गया, NITI, नीति आयोग। इस योजना आयोग ने वर्षा आधारित क्षेत्रों की कृषि समस्याओं पर ध्यान दिया। पहले के भी पंजाब हरियाणा और यूपी को फायदा हो रहा है तो दूसरे राज्यों को भी फायदा हो, इसके लिए भारत सरकार की योजना आयोग ने जहां बारिश होती है, अच्छी खासी बारिश होती है, उन क्षेत्रों की प्रॉब्लम्स जो थी उनके ऊपर फोकस किया ताकि उस एरिया के लिए भी हम कोई प्लानिंग है वो कर सके। तो योजना आयोग ने अपने इस जो मिशन था उसके तहत 1988 में कृषि विकास में प्रादेशिक संतुलन को स्थापित करने के लिए कृषि जलवायु नियोजन प्रारंभ किया। तो भारत के अंदर कृषि जलवायु नियोजन कब प्रारंभ हुआ? 1988 के अंदर प्रारंभ हुआ और इसकी सिफारिश किसने की थी? योजना आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। इसके तहत पूरे भारतवर्ष को 15 क्लाइमेट जोन कृषि जलवायुय क्षेत्रों के अंदर बांट दिया, यानी 15 भागों के अंदर बांट दिया। किसके आधार पर? वहां की मिट्टी के आधार पर, वहां के टेम्परेचर के आधार पर, पानी के आधार पर, यानी वर्षा है उसके आधार पर 15 क्षेत्रों के अंदर बांट दिया ताकि अब उस एरिया के हिसाब से 15 क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनाई जा सके ताकि वहां पर भी कृषि का प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। और फिर 1980 के दशक की उदारीकरण नीति आ गई। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था ने भारतीय कृषि के विकास को प्रभावित किया। इसके बाद में 1991 की बात करें हम, 1991 के अंदर भारत सरकार ने LPG को अपना लिया। LPG का मतलब, L का मतलब है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, P का मतलब प्राइवेटाइजेशन और G का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। तो उदारीकरण, निजीकरण और उदारीकरण के तहत क्या हुआ? मुक्त बाजार। दुनिया के लिए हमने बाजार खुला कर दिया, आइए आप यहां पर फैक्ट्री लगाइए, माल बनाइए, यहां के लोगों को भी रोजगार मिलेगा और यहां का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को जो बढ़ावा है वो दिया। तो इससे औद्योगिक विकास है वो देश का काफी तीव्र हुआ। 1991 में जिस टाइम ये नीति अपनाई गई LPG वाली, शॉर्टकट इंग्लिश में जिसको LPG कहते हैं, ये वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है सिलेंडर वाली, LPG, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उस टाइम देश के प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव जी और वित्त मंत्री थे उस टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो उन्हीं के प्रयासों से हमें बहुत बड़ा बेनिफिट है जो एग्रीकल्चर क्षेत्र के अंदर भी देखने को मिला। तो इस प्रकार से आप समझ गए भी हरित क्रांति को अपनाकर और फिर उसकी समस्याओं, जो समस्याएं आई उनके तहत हमने कृषि जलवायु नियोजन को प्रारंभ किया, फिर हमने LPG को स्टार्ट कर लिया। तो धीरे धीरे भारत है वो एग्रीकल्चर के अंदर काफी प्रोग्रेस है वो करने लग गया। तो चलिए अब हम बात करें भी इससे बेनिफिट क्या क्या हुआ, जो इसके बारे में हम मोटी मोटी बात कर भी चुके हैं। भी कृषि उत्पादन में वृद्धि और प्रौद्योगिकी का विकास। भी हमने जो भारत के अंदर कृषि के विकास की बात की तो एक तो बात हमने की, इससे क्या हुआ? प्रोडक्शन के अंदर ग्रोथ हुई। तो भारत में पिछले 50 सालों में कृषि उत्पादन और तकनीकी के अंदर बढ़ोतरी हुई, जिससे बात करें पहला चावल और गेहूं के उत्पादन में और पैदावार में वृद्धि हुई। अन्य फसलों की बात करें तो गन्ना, तिलहन और कपास के उत्पादन में भी धीरे धीरे वृद्धि है वो देखने को मिली। दूसरा लाभ ये हुआ इस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की विभिन्न नीतियों से सिंचाई के प्रसार ने, जहां जहां जैसे जैसे सिंचाई की सुविधा बढ़ने लग गई, कुओं से, नहरों से, इनसे सिंचाई की सुविधा बढ़ने लग गई, तो देश में कृषि उत्पादन भी बढ़ना है वो स्टार्ट हो गया। और इसके तहत हमने कृषि प्रौद्योगिकी के अंतर्गत उन्नत किस्म के बीजों का
रासायनिक खाद जिसको हम उर्वरक बोलते हैं, कीटनाशकों का और मशीनरी का प्रयोग है वो प्रारंभ कर दिया था। तो इनकी वजह से ही एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी आई और जिसकी वजह से जो उत्पादन है वो बढ़ा। तो हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया किस क्षेत्र के अंदर? सिंचित क्षेत्र में, और जहां सिंचित एरिया कम था वहां हमने सिंचाई की सुविधा बढ़ा दी। तो सिंचाई की सुविधा और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हमने कृषि उत्पादन की बढ़ोतरी करना स्टार्ट है वो कर दिया। अब इसके साथ साथ इनसे और हमें क्या इफेक्ट देखने को मिला? तो एक चीज और देखने को आई कि देश के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रसार है यानी फैलाव तेजी से हुआ, जिसके यानी उर्वरक हो गया, कीटनाशक हो गया, मशीनरी हो गया, इनका इस्तेमाल बढ़ने लग गया। 40 वर्षों की बात करें तो रासायनिक उर्वरकों की जो खपत है वो 15 गुना बढ़ गई है। डीएपी यूरिया पहले की तुलना में जो खपत है यानी खेत में इस्तेमाल की जो दर है वो 15 गुना बढ़ गई है। और ये जो उन्नत किस्म के बीज है इन बीजों में कीट प्रतिरोधकता कम हो गई है, यानी अब इनमें बीमारियां लगनी भी स्टार्ट हो गई है। तो बीमारियां लगनी स्टार्ट हो गई तो इस वजह से कीटनाशकों की खपत के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिली। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड है, उनका इस्तेमाल भी अब इन फसलों के ऊपर है वो बढ़ गया। तो इस प्रकार से हमने भारत में कृषि विकास को जान लिया और इनसे क्या क्या जो चीजें हमारे सामने देखने को आई उनके ऊपर भी बात कर ली। चलिए अब अंतिम पड़ाव पर हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर बड़े प्रश्न के रूप में भी बोर्ड परीक्षा में आया था। और कई बार क्या होता है वो बड़े प्रश्न के रूप में या कई बार उसके अंदर बहुत से पॉइंट है तो उन पॉइंटों से भी छोटे क्वेश्चन निकालकर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए आप सभी पॉइंटों को अच्छे से समझने पर फोकस है वो कीजिएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं भारतीय कृषि की समस्याएं। देश आजादी से पहले की बात कर लो या देश आजादी से लेकर आज तक की बात कर लो, किसानों के धरने आपको हमेशा मिल जाएंगे। अब धरना तो कोई शौक से तो लगाता नहीं है, इसका मतलब किसान के सामने बहुत सी समस्याएं मुंह बाई खड़ी रहती है और वो सरकार की तरफ देखती रहती है। तो सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है अपने लोगों का उत्थान कर सके। तो अब हम इसी में समझेंगे कि किसान के सामने किस प्रकार की समस्याएं हैं। जो एग्रीकल्चर की समस्या वही किसान की समस्या है भाई। कुछ समस्याएं ऐसी है जो आपको पूरे भारतवर्ष के अंदर देखने को मिलेगी और वहीं कुछ समस्याएं ऐसी है जो किसी क्षेत्र विशेष यानी किसी विशेष राज्य से जुड़ी हुई हो सकती है। तो इसी कड़ी के अंतर्गत हम 7-8 पॉइंटों के ऊपर चर्चा करेंगे और इसके अंदर पहला पॉइंट है अपना भी, पहली जो समस्या है वो है अनियमित मानसून पर निर्भरता। भारतीय कृषि मानसून पर डिपेंड करती है। बारिश हो गई तो फसल बोई जाएगी और फसल बोई जाएगी तो प्रोडक्शन भी अच्छा मिल जाएगा। लेकिन अगर फसल बोएंगे कब? जब बारिश होगी। अगर मानसून समय पर नहीं आया तो किसान खेती नहीं ले पाएगा। तो यही बातें इसके अंदर हमें बतानी होती है। तो समझिए कि भारत में कृषि क्षेत्र का केवल 1/3 भाग ही सिंचित है। 33% भाग के आसपास ही लगभग सिंचाई होती है और शेष कृषि क्षेत्र में फसलों का जो उत्पादन है वो किस पर डिपेंड है? बारिश के ऊपर, वर्षा के ऊपर डिपेंड है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अनिश्चितता और अनियमितता, क्योंकि भारत के अंदर मानसून तो जुआ है, कभी आ जाए और कभी नहीं आए, कभी जीत जाएं हम और कभी हार जाएं। तो मानसून की अनिश्चितता और अनियमितता से सिंचाई के लिए नहरी जल पर निर्भरता हमारी बढ़ गई है। भी नहरें होगी तभी कुछ फायदा मिल पाएगा। तो देश के अंदर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की समस्या और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या भी तो बनी रहती है। भी बारिश नहीं हो रही तो नहरों का पानी उपलब्ध होना चाहिए। बारिश नहीं होती तो अब नहरों में पानी नहीं आता, तो कृषि के किसान के लिए एक प्रॉब्लम है। और कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है, बारिश नहीं होगी तो वहां सूखे की समस्या आ जाएगी और अधिक बारिश है तो वहां बाढ़ की समस्या आ जाती है, जिससे किसान का खेत है वो तबाह हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि ये सूखा और जो बाढ़ की जो समस्या है
ये भारतीय कृषि के जुड़वा संकट बने हुए हैं। तो कई बार 1 नंबर वाले प्रश्न में से पूछ लिया जाता है कि भारतीय कृषि के जुड़वा संकट के नाम बताइए। दोनों जुड़े हुए हैं, क्योंकि कम बारिश वाले क्षेत्रों में सूखे की समस्या और अधिक बारिश वाले इलाके में बाढ़ की समस्या है। तो ये बहनें तबाही मचाई रखती है। तो सूखा और बाढ़ है वो भारतीय कृषि के जुड़वा संकट है। तो समझ गए भी हमारी खेती मानसून पर डिपेंड है। तो मानसून अच्छा नहीं हो तो सिंचाई के लिए पानी चाहिए और उसके लिए नहरों का विकास करना चाहिए। तो इसलिए एक जो प्रोजेक्ट चलता है नदी जोड़ों वाला, तो वो भी एक कारगर उपाय हो सकता है। उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए और सरकार को इसके बारे में सोचना भी चाहिए भी किस प्रकार से किसानों को सिंचाई के लिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध करवाया जाए, ताकि उसके लिए ये जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो सके। प्रॉब्लम के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम के समाधान पर भी चर्चा कीजिएगा, क्योंकि अक्सर कहता हूं ना, भी ज्योग्राफी तो साइंस भी है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं भी भारतीय कृषि के विभिन्न समस्याओं के समाधान के कोई 2 या 3 उपाय बताइए। तो सिर्फ समस्याएं नहीं, समस्याएं तो आज के टाइम में हर कोई बता सकता है, जरूरत तो सॉल्यूशन की है। जब भी आपके सामने कोई कहे भी आप में ये कमी है, वहाँ ये प्रॉब्लम है, बस सामने वाले से ये पूछ लीजिएगा, भाई साहब ठीक है समस्याएं तो है, बस समाधान बता दीजिएगा। तो लोगों के पास अक्सर है ना, समस्याएं गिनाने के लिए बहुत होती है, काश हम समाधान के ऊपर भी बात करें। तो इसलिए हमें सोचना है, एक साइंटिफिक अप्रोच रखनी है भी समस्याओं के साथ साथ समाधान के ऊपर भी हम सोचें। तो एक समस्या होगी। दूसरी समस्या है भारत की एग्रीकल्चर के अंदर निम्न उत्पादकता, उत्पादन कम होता है। इसका मतलब शायद मिट्टी का जो उपजाऊपन है उसके अंदर कमी हो सकती है, उचित संसाधन है वो नहीं मिल पाते होंगे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो निम्न उत्पादकता भी हमारी एक समस्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा भारत में फसलों का उत्पादन कम होता है। पूरी दुनिया के हिसाब से बात करें, उनकी तुलना में प्रोडक्शन कम है। भारत में अधिकतर फसलें जैसे चावल हो गया, गेहूं, कपास और तिलहन की प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो अमेरिका, रूस और जापान से हमारा कम है। और देश के वर्षा निर्भर जो शुष्क क्षेत्र है उसमें अधिकतर मोटे अनाज, दालें और तिलहन की खेती की जाती है, लेकिन वहां पर भी इनका उत्पादन कम है। आप सबको पहले ही ये चीजें क्लियर है भी अनाज उत्पादन में प्रोडक्शन अच्छा है, लेकिन तिलहन, दालों, इनके अंदर प्रोडक्शन तो बहुत ही कम है। तो निम्न उत्पादकता की समस्या है, ये भी हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है। इसी कड़ी में बात करें और समस्या की, वो है वित्तीय संसाधनों की बाधाएं और ऋण। तो एग्रीकल्चर की कुछ बाधाएं फाइनेंशियल है, भी किसान गरीब है, सीधी सी बात, आप इसको ऐसे कह सकते हो, गरीबी और कर्जा, ऋण यानी कर्जा, गरीबी और कर्जे की समस्या भी भारत के अंदर देखने को मिलती है। आधुनिक कृषि में लागत बहुत आती है। जब आज के हिसाब से टेक्नोलॉजी वाली खेती करते हो, आपको ट्रैक्टर चाहिए, मशीनरी चाहिए, उसका काफ़ी पैसा लगता है, आपको डीएपी, यूरिया चाहिए, आपको पेस्टिसाइड चाहिए, तो उनके ऊपर काफ़ी खर्चा है वो लगता है। तो सीमांत और जो छोटे किसान हैं उनकी कृषि बचत बहुत कम है। सीधी सी बात है, छोटे किसानों की जो इनकम है वो बहुत कम है या न के बराबर है। तो इसकी वजह से किसान हैं वो इन आधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पाते, यानी नहीं खरीद पाते हैं। तो इस वजह से वो क्या रह जाएंगे, उनके खेत का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। तो इन समस्याओं से उबरने के लिए बहुत से किसान हैं वो विभिन्न संस्थाओं और महाजनों से ऋण लेते हैं, कर्जा लेते हैं। विभिन्न संस्थाओं का मतलब आपका बैंक हो गया, कोऑपरेटिव जो सोसाइटियां हो गई, वहां से किसान है वो ऋण लेता है। संस्थाएं जरूर कम ब्याज के ऊपर ऋण उपलब्ध करवा देती है, लेकिन जिनके पास ठीक ठाक खेत हैं वो तो उससे लाभ उठा लेते हैं, लेकिन जो बिल्कुल ही छोटे किसान हैं उनके लिए वो ऋण भरना भी बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है, क्योंकि जमीन का टुकड़ा बहुत छोटा है और उसे उतना ही प्रोडक्शन हो पाता है जिससे घर का खर्चा चल सके, यानी खाने के लिए उपलब्ध हो सके। या फिर वो क्या करता है, बड़े बड़े
महाजनों यानी बनियों के चक्कर में फंस जाता है, व्यापारियों के चक्कर में, जो कि उसे अधिक ब्याज के ऊपर जो कर्जा है वो देते हैं। जब कम ब्याज वाला ऋण नहीं उतर रहा तो महाजनों वाले चंगुल से तो आदमी फंस जाता है, तो निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तभी आप देख रहे हो कुछ सालों से भारत में फिर किसानों की कर्ज माफी की बातें होती है। यार किसानों का सहारा बनिए, तो कैसे भी करके उनको वित्तीय संसाधन है वो उपलब्ध करवाया जाए, उनको जागरूक किया जाए। राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो विभिन्न योजनाएं जो होती है उनको उनकी जानकारी है वो दिलानी चाहिए, क्योंकि आज भी निरक्षरता इतनी है भी, जो किसान हैं उनको बहुत सी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए वो समय पर उनके कोई फॉर्म वगैरह नहीं भर सकता, जिससे उनका लाभ है वो नहीं मिल पाता है। तो कृषि से कम होती आय और फसलों के खराब होने से वे कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। तो इसलिए सरकार को विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलानी चाहिए और किसानों तक वो बातें पहुंचनी भी चाहिए। तो पूरी मशीनरी को सभी शिक्षित लोगों को मिलकर इसके लिए प्रयास है वो भी करने चाहिए, ताकि किसान गरीबी और कर्जे से बाहर आ सके। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप अपने परिवार में ऐसी समस्याएं देखते हो तो उसको आप एक उदाहरण के रूप में यहाँ रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। फिर आता है भूमि सुधारों की कमी। तो सरकार भूमि सुधारों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देती, हालांकि प्रयास करती है। गवर्नमेंट भी कह चकबंदी कर ले, जो फालतू जमीन है वो उन किसानों को दे दें जिनके पास जमीन है ही नहीं या फिर जिनके पास कम है। और एक किसान अधिकतम कितनी जमीन रख सकता है वो भी कोई समय जो सीमा है वो डिसाइड नहीं है, ये होनी चाहिए। कई बार सरकार ने ऐसे प्रयास किए, लेकिन वही है ना, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से ये लागू नहीं हो पाती है। कई बार प्रयास हुआ लेकिन आज तक वो सिरे नहीं चढ़ा। तो इसलिए जो बड़ा किसान है वो तो मजबूत होता जा रहा है, लेकिन छोटे वाले की हालत बहुत खराब होती जा रही है। तो भूमि के असमान वितरण के कारण, सबको एक जितनी जमीन नहीं है, भारतीय किसान लंबे समय से शोषित है। आजादी के बाद भूमि सुधारों को प्राथमिकता दी गई, लेकिन ये सुधार कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण लागू नहीं हो पाई। अधिकतर राज्य सरकारों ने राजनीतिक रूप से शक्तिशाली जो जमींदार है उनके खिलाफ कठोर राजनीतिक निर्णय लेने में टालमटोल है वो किया। भी ऐसा हुआ बहुत बार, एक लिमिट डिसाइड करने की कई स्टेट के अंदर कोशिश की गई भी, अधिकतम आप 25 बीघा रख सकते हो, 50 बीघा रख सकते हो। तो लोगों ने इनका भी तोड़ निकाल लिया भी। पहले एक के नाम जमीन थी, अब लुगाई के नाम कर दी, बेटे के नाम कर दी, रिश्तेदारों के नाम कर दी जिनके पास जमीन कम थी, या फिर अपने खेत में काम करने वाले मजदूर को ही उसके नाम जमीन कर दी और उस भले मानुस को पता ही नहीं तेरे नाम जमीन बोल रही है। तो भूमि सुधारों के लागू नहीं होने के फलस्वरूप कृषि योग्य भूमि का असमान वितरण अब भी जारी है, जो कि कृषि के डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत बड़ी बाधा है वो है। तो भूमि सुधारों के अंदर जो कमी है ये भी हमारे लिए एक समस्या है। चलिए इसी कड़ी में बात करें। अगला, छोटे खेत और विखंडित जोत। किसान के पास जमीन बहुत कम है और अगर है तो वो भी कई टुकड़ों में भी। जैसे किसी के पास यहां पर 2 बीघा जमीन है, फिर कुछ मतलब यूं मान लो भी किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर फिर उसके पास कोई 3 बीघा जमीन है। हो सकता है किसी के पास कुछ और भी हो सकता है 4 बीघा किसी तीसरी जगह हो। अब भैया अब 3 जगह जाएगा, किस प्रकार से तो संभाल पाएगा? यहां से जाएगा तो तेल का खर्चा भी आएगा, बड़ी बड़ी मशीनें कंबाइन वगैरह इन खेतों के अंदर कहां से लेके जाएगा? 2 बीघा के लिए कौन जाएगा कि भाई साहब 2 बीघा खेती के लिए मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो कितनी समस्याएं आती है। तो ये विखंडित, और आज आप देखें जैसे जैसे परिवार बड़े होते जा रहे हैं तो जमीन का बंटवारा हो रहा है, फिर इनके और टुकड़े होते जा रहे हैं। तो इसका भी समाधान ढूंढना चाहिए, और वो समाधान एक ही है, समय समय पर चकबंदी की आवश्यकता है। चकबंदी का मतलब है वो इस पूरे गांव की जमीन को वापिस एक कर ले, और फिर जिसकी जितनी जमीन है, जैसे किसी किसान के पास 2, 3, 5 और 9 बीघा है, तो 3 टुकड़ों की बजाय उसको 9 बीघा एक जगह है वो दे दी जाए।
तो वो कहलाती है चकबंदी। तो ये किया जाए तो कम से कम 9 बीघा की जमीन होगी तो वहां पर वो बड़ी मशीनों का इस्तेमाल भी कर सकेगा, और एक साथ जब उस जमीन को जोतता है तो खर्चा भी कम आता है। तो भारत में सीमांत और छोटे किसानों की संख्या अधिक है। 60% से अधिक किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी छोटे खेत हैं। 1 हेक्टेयर का मतलब लगभग 4 बीघा से भी कम जमीन है 60% लोगों के पास। और 40%, इनमें भी 40% किसानों के खेतों का आकार तो 0.5 हेक्टेयर है, 1.5-2 बीघा जमीन ही है उनके पास। और बढ़ती जनसंख्या के कारण इन खेतों का औसत आकार धीरे धीरे और क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे जैसे परिवार में सदस्य बढ़ते जा रहे हैं तो बंटवारा हो रहा है, तो खेत और छोटे होते जा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त भारत में जो ज्यादातर खेत हैं वो क्या है, बिखरे हुए हैं, यानी इस प्रकार से विखंडित है। तो कुछ राज्यों में तो एक बार भी चकबंदी नहीं हुई है। मैंने बताया आपको चकबंदी का मतलब क्या है, एक बार भी चकबंदी नहीं हुई है। और वे राज्य जहां एक बार चकबंदी हुई थी वहां दोबारा चकबंदी की आवश्यकता है, क्योंकि अगली पीढ़ी में भूमि बंटवारों से खेतों का दोबारा क्या हो गया है, विखंडन हो गया है। तो विखंडित यानी जो अलग अलग जगह पर जो खेत हैं और छोटे खेत हैं वो आर्थिक दृष्टि से लाभकारी है, वो नहीं है। तो छोटे जो खेत और विखंडित जो खेत हैं वो भी कृषि के विकास के अंदर एक बाधा की तरह काम करते हैं। तो इनका भी समाधान किया जा सकता है, और वो मुख्य समाधान है, ये काम चकबंदी के माध्यम से किया जाना चाहिए। चलिए इसी कड़ी में बात करते हैं अब कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। ये तो वैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, अलग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि ये टॉपिक हमारा 2 जगह पर आता है। एक तो इस चैप्टर में आएगा, और उसके बाद जब हम अंतिम पर्यावरण वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर भी इसका उल्लेख आपको मिलेगा। तो एक प्रश्न इसलिए पूछ लिया जाता है कभी, चाहे इस चैप्टर से पूछ लें चाहे उससे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज की एग्रीकल्चर की एक बहुत बड़ी समस्या भी है, और वो है कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। निम्नीकरण का मतलब होता है खेती वाली जमीन है लेकिन वहां का उत्पादन धीरे धीरे कमजोर हो रहा है कई कारणों की वजह से। तो उन सब के बारे में बात कर लेते हैं, क्या है समस्या है, क्या कारण है और क्या उसका समाधान हो सकता है। तो सिंचाई और कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों से भूमि संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है, वो एक गंभीर समस्या है, क्योंकि इससे भूमि की उत्पादकता में कमी हो रही है। सीधी सी बात और शॉर्ट में करूं तो सिंचाई वाले क्षेत्रों के अंदर भूमि का उत्पादन है, खेत जमीन का जो उत्पादन है वो कम होता जा रहा है, उसे भू निम्नीकरण कहा जाता है। और इसके कारण क्या है, कारण है एक तो मृदा अपरदन एक कारण, दूसरा जलाक्रांतता। जलाक्रांतता का मतलब होता है भी जो सिंचित एरिया होता है, जो सिंचाई वाली जमीन है जहां पानी ज्यादा लगता है, वहां की उस जमीन के अंदर है वो पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है। जब पानी की मात्रा वहां ज्यादा हो जाती है तो ऊपर की जो मृदा होती है उसका अपरदन हो जाता है, वहां लवणीयता की समस्या हो जाती है जिससे भूमि खराब हो जाती है। जैसे हमारे क्षेत्र के अंदर जो इंदिरा गांधी नहर जिस इलाके से जाती है उस इलाके के आसपास कई एरियाज ऐसा है जहां पर ऐसी समस्या देखने को ज्यादा मिलती है। जैसे आप समझिए कोई क्षेत्र है जहां से नहर निकल रही है, अब नहर का पानी आपको पता है भी अगर नहर कच्ची है तो पानी रिस रिस के जमीन में जाएगा और वापिस आसपास का जो इलाका होता है वहां पर वो पानी ऊपर आ जाता है, जिससे वहां की जमीन खराब हो जाती है, और इस समस्या को कहा जाता है सेम समस्या। तो अब इस समस्या से निपटारे के लिए इंदिरा गांधी नहर है वो उसको पक्की किया गया है, ताकि धीरे धीरे इस सेम की समस्या का जो समाधान है वो हो सके। तो सीधी सी बात, जलाक्रांता का मतलब जमीन के अंदर ऊपर की जो भूमि है खेती योग्य, जहां पर खेत हम हल जोतते हैं वहां पर पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम होगी। तीसरी है लवणता और चौथी है क्षारकता। तो भूमि निम्नीकरण की 4 बात होगी, मृदा अपरदन, जलाक्रांतता, लवणता और मृदा क्षारकता। इनकी वजह से जमीन खराब हो जाती है। और कीटनाशक रसायन जो पेस्टिसाइड है
इनके अधिक प्रयोग करने से मिट्टी के अंदर जहरीले तत्वों की मात्रा बढ़ रही है और उन्हीं को पौधा ग्रहण करता है। पौधों से फलों में आता है और फलों को हम खाते हैं तो वो हमारे शरीर में आता है। और इसी पेस्टिसाइड का साइड इफेक्ट ये है भी कैंसर की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है। तो पेस्टिसाइड एक खतरनाक बीमारी कैंसर भी लेकर आता है। सिंचित क्षेत्रों में जो दलहनी फसल है उनकी कृषि नहीं हो रही। जहां पानी की सुविधा अच्छी है वहां जो व्यक्ति है वो नकदी फसलें या फिर खाद्यान्न की फसलों का प्रोडक्शन करने लग गया है। दलहनी फसलों का इस्तेमाल वहां पर नहीं होता, क्योंकि आपको पता है दलहनी फसलों की जड़ों के अंदर राइजोबियम जीवाणु होता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। हम पढ़ चुके हैं, जिससे भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और वहां की जमीन है वो अगली फसल के लिए बहुत ही ज्यादा उपजाऊ हो जाती है। और उसके अंदर आपको रस जो जो फर्टिलाइजर्स है वो कम डालने पड़ते हैं, या हो सकता है डालने ही न पड़े। तो दलहनी फसलों की कृषि नहीं हो रही है और बहुफसलीकरण में बढ़ोतरी से प्रति भूमि में भी कमी आई है। अब किसान कृषि गहनता को अपनाता है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना है, इनकम लेनी है, तो इसलिए वो जमीन को खाली नहीं छोड़ता, परती नहीं छोड़ता। तो उसकी वजह से भी जमीन है वो पुनः उपजाऊ नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमें उसके अंदर जो उर्वरक है, फर्टिलाइजर्स है, वो डालना पड़ता है। तो प्राकृतिक रूप से तो वो अब उपजाऊ है वो रहती नहीं है। और उष्ण कटिबंधीय जो आर्द्र और जो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में है उनकी बात करें, जो आर्द्र इलाका है वहां तो जल से मृदा अपरदन की समस्या हो रही है। जो शुष्क जो क्षेत्र है वहां पर वायु अपरदन के माध्यम से भूमि निम्नीकरण हो रहा है। उपजाऊ जो मिट्टी है ऊपर की वो उड़कर दूसरी जगह चली जाती है, जैसे पश्चिमी राजस्थान में ये समस्या देखने को मिलती है। तो आप समझ गए अच्छे से भी भूमि का निम्नीकरण है वो किन किन कारणों की वजह से हो रहा है। मृदा अपरदन, जलाक्रांता, लवणता और मृदा क्षारकता, एक लाइन में 4 बातें आ गई। फिर हमने पॉइंटों से भी समझा दिया भी कीटनाशकों के प्रयोग से भूमि खराब कैसे हो रही है, दलहनी फसलें नहीं बोने से क्या प्रॉब्लम आ रही है, बहुफसलीकरण करने से क्या समस्याएं आ रही है, और आर्द्र और जो शुष्क इलाका है वहां पर किस प्रकार भूमि है वो खराब हो रही है। तो पुनः कहूं ये पॉइंट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। चलिए एक और समस्या ले लेते हैं, और वो समस्या है वाणिज्यीकरण का अभाव। वाणिज्यीकरण भैया मोस्टली जो कि आपको पता है किसानों के पास जमीन कम है, उससे तो उसके अपने पेट भरने लायक ही खाद्यान्न है वो उत्पन्न हो पाता है। उसके पास इतनी बड़ी जमीन नहीं है, इतना बड़ा खेत नहीं है भी वो व्यापारिक दृष्टि से खेती करने की सोच सके। तो ये बातें इसके अंदर आती है। अधिकतर किसान अपनी जरूरत या खुद के उपयोग हेतु फसल उगाता है। इन किसानों के पास अपनी जरूरत से अधिक उत्पादन के लिए पर्याप्त भू संसाधन नहीं है, यानी जमीन नहीं है, खेत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं आप। अधिकतर सीमांत और छोटे किसान हैं, वो खाद्यान्न की कृषि करते हैं जो उनकी पारिवारिक जरूरतों को पूरा करती है। और जो सिंचित इलाका है वहां कृषि का आधुनिकीकरण और वाणिज्यीकरण जरूर हो रहा है। तो छोटे किसान तो वाणिज्यीकरण का सोचते ही नहीं, व्यापारिक फसलें उगाएं और बेचें। अगर वही व्यापारिक फसलें लगाने लग गया तो खाएगा क्या। लेकिन जहां सिंचाई उचित मात्रा में है और किसान के पास जमीन अच्छी खासी है तो वो आधुनिक तकनीक से वाणिज्यीकरण खेती है, व्यापारिक खेती है, वो भी करता है। और अब और बात करें एक पॉइंट, व्यापक अल्प रोजगारी शब्द समझिएगा। अल्प रोजगारी यानी साल भर खेत है वो साल भर रोजगार नहीं देते, तो इसलिए वहां पर बेरोजगारी की समस्या है वो भी रहती है। क्योंकि पूरे भारत के अंदर बात करें तो साल भर 2 फसलें नहीं ली जाती। कुछ इलाका ऐसा है जहां साल में केवल एक ही फसल ली जाती है, जब बारिश होती है तब फसल ले ली जाती है, बाकी टाइम खाली रहता है खेत। तो उस टाइम वो व्यक्ति क्या करे, तो बड़ी समस्या है वो देखने को आती है उसके सामने। तो भारतीय कृषि में विशेषकर असिंचित जो इलाका होता है, जो बारिश पर डिपेंड है, वहां पर बड़े पैमानों पर अल्प रोजगारी पाई जाती है, कम रोजगार मिलता है। इन क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी है जो 4 से 8 महीने तक रहती है। 4 से 8 महीने तक उसके पास कोई काम ही नहीं होता। फसल ऋतु में भी वर्ष भर रोजगार है वो उसको नहीं मिल पाता,
क्योंकि कृषि कार्य लगातार गहन श्रम वाला नहीं है, रोज खेत के अंदर मजदूर की जरूरत पड़े ऐसा नहीं होता है। इसलिए कृषि में काम करने वाले लोगों को वर्ष भर काम करने के अवसर प्राप्त नहीं हो पाते, तो इसलिए लोगों का कृषि से मोह भंग है वो भी होता जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं, ये किसानों की खेती से जुड़ी हुई सारे 8 पॉइंट हो गए, अच्छे से आपने समझ लिया है, एक दो बार इन पर आप गौर भी कीजिएगा। अब कुछ छोटी छोटी 2-3 बातें ले लेते हैं, जो आपने देखा होगा बॉक्स बने हुए हैं, वहां से कुछ मेन बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चलता है, NMSA, नेशनल मिशन है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। इस कृषि के लिए यानी सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन कृषि को अधिक विशिष्ट, स्थायी, पारिश्रमिक और जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है। यह भी आपको हो सकता है अजीब सी लगे लाइनें, तो और शॉर्ट कर लीजिएगा भी। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन से आप क्या समझते हैं? 3-4 लाइनों का मैटर तैयार करना है इसके अंदर, और इसमें आप ध्यान रख सकते हैं कि जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। कृषि को, यहां से इतनी बात, कृषि को जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना ही इसका उद्देश्य है। और इसी के तहत भारत सरकार ने 2 कार्यक्रम चलाई हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY, परंपरागत कृषि विकास योजना, और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो नमसा के तहत 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और इन योजनाओं के माध्यम से किस खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है? जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो नमसा क्या है? इसमें कृषि को जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाता है। इसके तहत PKVY और RKVY योजनाएं चल रही है। इन योजनाओं का जो मेन काम है वो जैविक खेती को बढ़ावा देना है, यानी जो फर्टिलाइजर्स है, उर्वरक है, उनके स्थान पर जैविक खाद का इस्तेमाल करना है। पेस्टिसाइड के स्थान पर बायो पेस्टिसाइड है उनका इस्तेमाल करना है, ताकि हम कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से भी बच सके। तो ये इस नमसा का उद्देश्य है। इसी कड़ी में 1.5 नंबर का एक प्रश्न और तैयार कर लीजिए आप, वो है भारत का किसान पोर्टल क्या है? तो ध्यान रखिएगा भी, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई सूचनाएं मिलती है इसके ऊपर, ये ध्यान रखना है। तो कृषि से संबंधित किसी भी जानकारी की तलाश के लिए किसान पोर्टल किसानों के लिए एक मंच है। तो इस पर आप किसान पोर्टल आप सीधा गूगल करें, साइट खुल जाएगी, उसके ऊपर जाएंगे और हर प्रकार की जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो ये एक लाइन जरूर याद रखें। अब खेती से जुड़ी हुई कोई भी बात इस पर मिल जाएगी आपको, एग्रीकल्चर के बीमे की बात, भंडारण की, फसलों की, बीजों की, कीटनाशकों की, मशीनरी की, इन सब की विस्तृत जानकारी यहां एक जगह मिल जाती है। इनके साथ साथ फर्टिलाइजर्स की, फसलों का बाजार मूल्य क्या है, कल्याणकारी योजनाएं जो एग्रीकल्चर को लेकर, किसानों के लिए लेकर चल रही है, उन सभी की जानकारी आपको किसान पोर्टल के ऊपर मिल जाएगी। तो आप सब बच्चों को भी कहूंगा आप भी देखना, और किसानों को इनके बारे में आप बताइएगा भी, यहां से आप जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अब लास्ट में एक प्रश्न और लेते हैं। एक पॉइंट किया था ना आपने ने भूमि निम्नीकरण वाला, उसी का लेकर, ताकि आपको एक बहुत प्यारा प्रश्न है वो तैयार हो जाए। मेरी नजर में ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है भू निम्नीकरण का। यहां हम उपाय की बात करेंगे। तो भारत में भू निम्नीकरण की रोकथाम के लिए कोई 3-4 सुझाव दीजिए भी, भू निम्नीकरण नहीं हो। भू निम्नीकरण किन वजह से होता है वो पढ़ लिया, अब हम सुझाव देंगे। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, 4 पॉइंटों के माध्यम से समझ ले, आप इसमें कम ज्यादा छेड़खानी कर सकते हो। पहला कि अत्यधिक सिंचाई भूमि को लवणीय और क्षारीय बना देती है। पता है भू निम्नीकरण, तो अत्यधिक सिंचाई है वो भूमि को लवणीय और क्षारीय बना देती है, इसलिए सिंचाई के साधनों का उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, जितनी जरूरत है उतना इरिगेशन करना चाहिए। दूसरा, कीटनाशक रसायनों के प्रयोग से मिट्टी में जहरीले तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। पहली जो लाइन है वो भू निम्नीकरण की लिखी है मैंने,
और उसके साथ ही उसका उपाय दिया है। तो एक तरीके से समस्याएं और समाधान दोनों हम साथ साथ ही कर रहे हैं। तो यही लाइनें आप वहां भी ऐड कर सकते हैं, चाहे वो पढ़ें चाहे इसको करें, या आप अपने हिसाब से और सेट कर ले। तो जहरीले तत्व बढ़ रहे हैं जिससे कृषि योग्य भूमि बेकार हो जाती है, इसलिए कृषि में कीटनाशक रसायनों का सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। भी पड़ोसी कर रहा है इसलिए नहीं करना चाहिए, भी आपके खेत को जरूरत है तभी करनी चाहिए कोई भी जो इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड है उसका इस्तेमाल। किसानों को दलहनी फसलों की कृषि करनी चाहिए, यानी दाल जो मटर कुलीय पौधे हैं उनकी फसल बोनी चाहिए, क्योंकि ये फसलें नाइट्रोजन योगीकरण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाता है। चौथा उपाय है भारत में बहुफसलीकरण को कम करना चाहिए ताकि भूमि प्राकृतिक प्रक्रिया से अपने उपजाऊपन को पुनः प्राप्त कर सके। तो यानी बीच बीच में कभी खाली भी छोड़ देनी चाहिए ताकि जमीन है वो नेचुरल रूप से उपजाऊ है वो हो जाए। तो इस प्रकार से ये प्रमुख 4 उपाय अपनाकर किसान है वो अपने खेत के अंदर या अपने एरिया के अंदर भू निम्नीकरण की समस्या से निजात है वो प्राप्त कर सकता है। तो ये था जी अपना चैप्टर भारत जो भू संसाधन और कृषि से जुड़ा हुआ। इन सभी 4-5 जो पार्ट्स हैं इस वीडियो के, उनके अंदर अच्छे से इन सभी चीजों को हमने क्लियर है वो कर लिया है। अब बारी है आपके प्रश्न की। आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा और प्रश्न बहुत ही आसान सा, भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में उसका जवाब जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।